Hello, lovely people. Assalamu alaikum, and how are you? I hope that you all are well, safe, and sound. So, today we are gonna learn about the types of poetry. How many types of poetry are there in English literature? There are three types of poetry. The major divisions of poetry are three. First one is the lyric, and then narrative, and then dramatic. And these three are again subdivided into different forms, into different types. So before I gonna start my lecture, I request you all to please subscribe my channel, help me to grow my channel, and share my video, and please tell in comments how is the video. So let's get started. Moves toward the subdivisions of poetry. फर्स्ट वन इज़ द ड्रामेटिक पोइट्री. जो ड्रामेटिक पोइट्री है इज़ सब डिवाइडेड इनटू ड्रामेटिक मोनोलॉग. जो नरेटिव पोइट्री है ये दो इसकी सब डिविजन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द बैलेड एंड द सेकंड वन इज़ एपिक, एंड द थर्ड वन इज़ द लिरिक पोइट्री. लिरिक पोइट्री जो है इसके भी आगे से फोर्थ सब डिविजन्स हैं. जो इसकी फर्स्ट डिवीजन है वो है पेस्टोरल, देन ओड, देन एलिजी एंड देन सोनेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिरिक पोइट्री. वी आर गोना स्टार्ट द लिरिकल पोइट्री. जो लिरिकल पोइट्री है कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है, नॉन नरेटिव होती है. इसमें नरेशन नहीं होती, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती. पोइम मतलब कि इतनी एक्सप्लेनेटरी पोइम नहीं होती. इस पोइम में एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है या अपना जो इमोशनल स्टेट है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है टुवर्ड्स हिज ऑडियंस. जो पोइट्री है इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो मतलब कि पोइट्री टेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सॉन्ग. इसमें कुछ एलिमेंट्स सॉन्ग के हैं, मतलब कि ये सॉन्ग से ओरिजिनेट हुई है. सॉन्ग को इसका ओरिजिन माना जाता है. जैसे कि ग्रीक राइटर्स जो हैं वो द लिरिक, उनके लिए जो लिरिक है वो एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें लिरिक पोइट्री जो है वो एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें बहुत सारे लिरिक्स होते हैं. लेयर्स नाम दिया उनको. आगे से इसके सब डिविजन्स. फर्स्ट ये डिवाइड हो, इसके सब डिवीजन है एलिजी. एलिजी में हम लोग लेमेंट कर रहे होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर, मतलब डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर. या फिर हम लोग मोर ब्रॉडली इसको कह सकते हैं एक सोलम मेडिटेशन है, मतलब कि अकेले हम लोग करते हैं. क्वेश्चन करते हैं डेथ को, डेथ के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि डेथ क्यों आती है, अगर डेथ आ जाए तो क्या होता है, डेथ से पहले का जो फियर होता है वो, ये सब कुछ हम लोग डेथ के बारे में जितना कुछ भी होता है ये हम लोग एलिजी में डिस्कस करते हैं. या फिर एक बंदा है जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बारे में बहुत अफसरदा जो लाइंस होती हैं कहीं वो लिखते हैं. इसमें ग्रेस की एलिजी आ जाती है रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. चर्च यार्ड में लिखी थी एक एलिजी. एंड द सेकेंड इज़ ओड. ओड होता है एक लॉन्ग लिरिक पोइम होती है. इसका एक जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत सीरियस होता है. उसको एलिवेटेड बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेनेटरी लिखा जाता है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन दी जाती है. इसमें जो कीट्स की एलिजी है ओड टू ग्रेशियन, कीट्स की जो ओड है ओड टू ग्रेशियन अर्न, उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक है पोइम का, उसका जो सब्जेक्ट है वो है ब्यूटी ऑफ आर्ट. इसी तरह उसकी जो है ओड टू नाइटिंगेल, उसमें जो सब्जेक्ट है वो है ब्यूटी ऑफ नेचर. आगे आ जाता है सोनेट. जो सोनेट है वो ओरिजिनली अ लव पोइम. ये वैसे तो लव पोइम है जिसमें हम लोग लवर्स की जो सफरिंग्स होती हैं, मतलब कि लवर ने जो जो सफ़र किया होता है अपने प्यार में और उसकी जो होप्स होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सेकंड मेजर टाइप्स आ जाती है पोइट्री की ड्रामेटिक पोइट्री. ड्रामेटिक पोइट्री के आगे से एक ही सब डिवीजन है जिसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, उसके सामने साइलेंट ऑडियंस बैठी है. तो जो स्पीकर है साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस करते हुए अपनी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में बताता है और अपने लाइफ के क्रिटिकल मोमेंट्स के बारे में. उसको पता नहीं होता कि वो ये सब कुछ बता रहा है. विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो, जो स्पीकर होता है ना वो अपने करैक्टर के बारे में अपने करैक्टर के जो आस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिवील कर देता है बिना जाने. जैसे ब्राउनिंग का है जो माय लास्ट डचेस. इसमें जो गुड एग्जांपल मैं आपको देख सकती हूँ जैसे समझ आ जाए वो है इडिपस रेक्स. इडिपस रेक्स में क्या होता था, जो इडिपस है उसने अपने जो उनके ओरिजिनल फादर थे उनको उसने मार दिया और अपनी मामा से शादी कर ली उन्होंने. उनको ये सब नहीं पता था. उनको नहीं पता था कि जिसको उन्होंने मारा है वो उसके पापा थे और जिनसे उसने शादी किया वो उनकी मामा थी.
तो जैसे जैसे फिर जो किंग होता है उसकी डेथ के बारे में वो जानना शुरू करता है, आहिस्ता 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 राज खुलते जाते हैं, और जो लास्ट पे आके उसको पता चल जाता है कि वो मैं ही हूँ जिसने अपने बाप को मारा था और अपनी माँ से शादी की थी। हालांकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती ऐसा करने की, अपना करेक्टर रिवील करने की, और हालांकि उसको खुद अपने करेक्टर के बारे में खुद नहीं पता होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। सो उसका जो आस्पेक्ट है उसके करेक्टर का वो रिवील हो जाता है। हम इसमें एग्जांपल लिखेंगे नहीं क्योंकि ये पोइट्री का एग्जांपल है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दिया। उसके बाद आ जाती है नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री में क्या होता है? नरेटिव पोइट्री में बहुत नरेशन होती है, वर्बल रिप्रेजेंटेशन होती है थ्रू वर्ड्स। हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं इस पोइट्री को। सीक्वेंस होता है कनेक्टेड इवेंट्स का, सबसे पहले कहानी शुरू होती है, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कंक्लूजन की तरफ जाती है। तो इसमें एक प्लॉट होता है और जो करेक्टर्स होते हैं वो प्लॉट के थ्रू चलते हैं। ये हमेशा नरेटर बयान करता है अपनी स्टोरी। नरेटिव पॉइंट्स में माइट टेल अ लव स्टोरी, ये हमें नरेटिव पॉइंट्स हमें कोई लव स्टोरी बता सकते हैं, जैसे कि टेनिसन की मौद है स्टोरी होती है, या फादर या सन की स्टोरी हो सकती है जैसे वर्ड्सवर्थ की माइकल। और द डीड्स ऑफ द हीरो हीरोइन, या तो हीरो हीरोइन के डीड्स होते हैं जैसे कि वॉल्टर स्कॉट का ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल। आगे से इसकी सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज ऑफ नरेटिव पोएम के। फर्स्ट वन इज़ द एपिक। एपिक जो होती है वो बहुत ही एलिवेटेड होती है, लार्ज स्केल पे, बहुत लेंथ में भी और अपने टॉपिक में भी। टॉपिक जो होता है इसका वो बहुत लेंथी होता है, जैसे कि विर्जिल का जो एनियड था, विर्जिल एनियड जो था उन्होंने लिखी थी अबाउट फाउंडिंग ऑफ अ नेशन। इनका टॉपिक क्या था? एक नेशन की फाउंडिंग, के नेशन कैसे वजूद में आती है। ऑन द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जो दुनिया है कैसे कायम हुई है, ये एक टॉपिक है जिस पर पूरी पैराडाइज लॉस्ट लिखी जाती है। इसकी 9 बुक्स थी, तो ऑन अ लार्ज स्केल लेंथ बहुत ज़्यादा थी इसकी। दे टेंड टू यूज़ एन एलिवेटेड स्टाइल। नरेटिव स्टाइल होता है, लैंग्वेज होती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी इस पोइम में पार्ट ऑफ एक्शन दिखाया जाता है। थर्ड वन आज सेकंड वन है इसका जो बैलेड है। बैलेड एक सॉन्ग होता है ओरिजिनली ट्रांसमिटेड ऑरली, जिसको हम लोग गा के बयान करते हैं, जो कि एक स्टोरी बताता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है फोक पोइट्री की, जो कि ग्रीक जो लिटरेचर में 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड यूज़ होना शुरू हुई थी एज अ लिटरेरी, मतलब कि लिटरेरी यूज़ के लिए। जो फोक सॉन्ग है पहले वो यूज़ होना शुरू हुआ, उसके बाद फोक सॉन्ग से वो बैलेड ओरिजिनेट हो गया। जो बैलेड का जो स्टैंजा होता है यूजुअली 14 लाइन का एक स्टैंजा होता है, जिसमें पहले टेट्रामीटर की राइमिंग स्कीम होती है, फिर ट्राईमीटर की राइमिंग स्कीम होती है। जैसे पहले टेट्रा आ गया, फिर ट्राई आ गया, फिर टेट्रा, फिर ट्राई, और मिलके एक 14th लाइन का स्टैंजा बन गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ ओड। ओड की कितनी टाइप्स हैं? ओड की 3 टाइप्स हैं। देयर आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ ओड। फर्स्ट वन इज़ द पिंडारिक ओड, सेकंड हॉरेशियन ओड आ जाता है, और द थर्ड वन है वो है इर्रेगुलर ओड। जो पिंडारिक ओड है इसमें क्या होता है? पिंडारिक ओड में मेंट टू बी परफॉर्म विद डांसर्स एंड कोरस। जो कोरस और डांसर होता है वो पोइम को प्रेजेंट करते हैं। कोई भी सेलिब्रेटिंग इवेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा ओलंपिक्स एक सेलिब्रेटिंग इवेंट होता है जिसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वैसे जो डांसर्स होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। ऐसे जो पोइम्स होते हैं उसमें भी डांसर्स डांस करते हैं। पिंडार लव टू इंक्लूड, जो पिंडार होते हैं मतलब कि जो पिंडारिक ऑड्स लिखते हैं, लव टू इंक्लूड करते हैं अपनी स्टोरी में मिथोलॉजिकल एल्यूजन्स, मतलब रिलीजियस एल्यूजन्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग्स में। पिंडारिक ऑड अब कहाँ कब किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है? फर्स्ट 3 सेक्शंस होते हैं इसके। एक होता है स्ट्रोफ, एक होता है एंटी स्ट्रोफ, एक होता है ईपोड। जो स्ट्रोफ होता है उसकी मूवमेंट ऐसे होती है, जो एंटी स्ट्रोफ होता है उसकी मूवमेंट होती है, डांसर्स खड़े होते हैं ना आपस में। स्ट्रोफ जब ओड को पढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रोफ ऐसे हिल रहा होता है, एंटी स्ट्रोफ ऐसे हिल रहा होता है, और जो ईपोड होता है वो खड़ा ही रहता है दरमियान में। द स्ट्रोफ एंड एंटी स्ट्रोफ हैव सेम मीटर एंड लेंथ। स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ की सेम होती है, जो ईपोड होती है उसकी डिफरेंट मीटर और लेंथ होती है, वो इनकी तरह नहीं होते हैं स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ की तरह। जैसे ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी अपने प्रीफेस रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में। ये गुड एग्जाम्पल है पिंडारिक स्टाइल ओड की। जो सेकंड वन है वो है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो है वॉज नेम आफ्टर द रोमन पोइट होरेस। इसमें क्या होता है? देयर आर ये पिंडारिक ओड से ज़्यादा थॉटफुल होती है, मतलब कि इसमें पर्सनल इन्जॉयमेंट होती है रादर देन स्टेज परफॉर्मेंस। स्टेज परफॉर्मेंस में होती है एक जो रीडर होता है वो उसको पढ़ कर इंजॉय करता है। अब इसका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन नेचर। नेचर पर लिखी जाती है, पीपल पर होते मतलब किसी खास आदमी लोगों पर होते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होती है। स्ट्रक्चर क्या होता है? होरेशियन ओड यूजुअली हैज अ रेगुलर स्टैंजा पैटर्न होता है इसका, यूजुअली 2 to 4 लाइन का स्टैंजा होता है। लेंथ और राइमिंग स्कीम हर स्टैंजा की सेम होती है।
और टू द कन्फेडरेट डेड बाय एलन टेट, ये जो है ये होरेशियन ओड का स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। जो थर्ड वन है वो है इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड नाम से पता चल रहा है कि इरेगुलर है, ना कोई राइम होता है, ना कोई मीटर होता है, कुछ नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इरेगुलर तरीके से लिखी जाती है। जैसे कि ऑथर्स होते हैं इरेगुलर ओड के विल रिटेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल ओड। जो पीछे क्लासिकल ओड है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से लेते हैं, उनका टोन और उनका सब्जेक्ट। इन्जॉय द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद द राइमिंग एंड पेयर स्ट्रक्चर, मतलब कि फ्रीडम होता है राइमिंग और स्ट्रक्चर का, जैसे मर्जी लिखो। एग्जाम्पल है जो पीबी शैलेस की ओड टू वेस्ट विंड है, वो इसकी एग्जाम्पल है इरेगुलर ओड की। थैंक यू वेरी मच। एंड द सेकंड थिंग, पहले भी रिक्वेस्ट किया, अभी भी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी थी। दैट्स इट, थैंक यू।